हेलो दोस्तों, द एरर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ताज का शासन पार्ट 2। कल हमने अपने वीडियो में जो पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, क्या किया था 1858 एंड 1861 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके बारे में। उससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला जो अधिनियम आया था वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था इसको हम यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कैसे जो है यहाँ इसकी विशेषताएं क्या थी और इससे आगे क्या वे फॉरवर्ड था। तो जब 1892 का जो अधिनियम आया, इससे पहले एक चीज़ हमें ध्यान में देने की जरूरत है कि इस टाइम पे 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और वो जो है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के इंडिया में उभर रही। तो जब 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम आया है, उस समय उनके दिमाग में थोड़ा सा ये चल रहा था कि एक पार्टी है इंडिया में, एक ग्रुप है, पार्टी नहीं एक ग्रुप बन चुका है जो इंडिया के लोगों के लिए कुछ करने के लिए रेडी है। तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट एक लिटिल कर सकते हैं, 100 में से 1% जो है इफेक्ट जो है इस अधिनियम पे भी था, लेकिन जो हमें यहाँ पे एक्चुअली दिखेगा नहीं। तो जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, तो इसमें क्या किया गया था कि जो केंद्रीय है और जो प्रांतीय विधान परिषद है, यहाँ पे जो है गैर सरकारी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी सदस्य, ये जो है गैर सरकारी सदस्य, इनकी संख्या में जो है वृद्धि की गई थी। ठीक है, अब वृद्धि कितनी की गई थी? जो पहले जो केंद्रीय विधान परिषद है, यहाँ पे जो इनकी संख्या थी वो पहले कितनी होती थी? वो 10 होती थी। तो इस संख्या के जो है 10 से बढ़ा के जो है कितना किया गया था? 16 कर दिया गया था। पहले 10 होती थी, उनको बढ़ाकर 16 कर दिया गया था। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, यहाँ पे क्या था कि अलग अलग प्रांत में जो है अलग अलग नंबर्स थी, उनके जो है एरिया और मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इस नंबर को जो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रांत थे सबके जो नंबर्स थे अलग अलग थे। हमें जो याद रखना क्या रखना कि केंद्रीय विधान परिषद में कितने थे? 10 लोग थे, उनको बढ़ाकर 16 कर दिया गया था। उसका एक चीज़ और होती कि जो मेंबर थे, जो केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद के जो मेंबर थे, उनको बजट और राजस्व पर जो है बहस करने की शक्ति दी गई थी। अभी शक्ति थी क्या एक्चुअली? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1860 के टाइम था, 1860 का जो टाइम था, 1860 से जो है इंडिया में जो है बजट, और ये जो बजट था ये केंद्रीय बजट था। कैसा बजट था? केंद्रीय बजट। इंडिया में जो है बजट जो है लाना शुरू कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इंडिया में सबसे पहले जो बजट लाया गया था वो 1860 में लाया गया था। ये जो केंद्रीय बजट था, यहाँ पे ध्यान देने की चीज एक और, यहाँ पे जो बजट था वो केंद्रीयकृत था, केंद्रीय था, ना कि प्रांतीय नहीं था। प्रांत वाले को बजट बनाने का अधिकार जो बहुत बाद में मिला था, हम उसको आगे देखेंगे। तो जो बजट था, उस बजट पे जो है इन्हें और जो राजस्व था इन्हें बहस करने की शक्ति मिली थी, जो अभी तक शक्ति नहीं मिली थी। और एक चीज यहाँ देना है कि सिर्फ बहस करने की शक्ति मिली थी, वोट की शक्ति, मतलब जो वोट करना होता है वोट की शक्ति नहीं मिली थी। जो वोट की शक्ति है, मतलब इस बजट को रोकने के लिए या इस बजट पे वो अपना राय, मतलब बहस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ उस बजट में वोट करना हो उस किसी मामले पे, तो वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकते थे। जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको वो वोट नहीं कर सकते थे, बस उनको एक छोटा सा शक्ति मिला था कि बजट और राजस्व पर बहस करने की उनको शक्ति मिली थी। उस पर हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। तो जो इंडिया में पहली बार तो चुनाव के बारे में अगर कहीं पे उल्लेख मिलता है तो वो इसी भारत परिषद अधिनियम में 1892 से। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या होता था कि जब हमने देखा कि 1861 वाले 1861 में जो गवर्नर थे, सॉरी जो वायसराय थे, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है कुछ लोगों को जो है वायसराय ने या ब्रिटिश शासन ने जो है कुछ लोगों को वहाँ पे सम्मिलित करना शुरू किया। जैसे 1861 में हमने देखा था 3 लोगों को, कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर। इन 3 लोगों को जब वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, तो ये जो 3 लोग थे ये ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रति या वायसराय के प्रति वफादार थे, उनके चापलूस थे। तो क्या हुआ कि जब ऐसा उन्होंने मतलब जब किया, तो जो छोटे छोटे इकाई थी, लाइक जैसे मान लेते हैं नगर निगम है
क्योंकि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कोई समिति है, तो उन लोगों ने जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि भाई जब हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं इसमें, आपका जो समिति है या आपका जो परिषद है इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो उसके लिए जो है जब उन्होंने अपनी डिमांड उठाई और वहाँ पे जो है जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ चुकी थी इंडिया में, उसका स्थापना हो चुकी थी, तो इन सब लोगों ने मिलकर जो है डिमांड उठाना शुरू कर दिया अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो वहाँ पे जो है 1892 में एक जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई और उसमें क्या किया गया कि मान लीजिए कि जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स BCC, तो इनको एक अधिकार दिया गया कि आप जो मान लेते हैं कि अगर इनके तरफ से एक कोई इंसान आने वाला है, आप उस इंसान को नॉमिनेट करो। आप क्या करोगे, उस इंसान को नॉमिनेट करो और हम जो है उनको जो है हमारे परिषद में लेंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में हम उनको लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी लोग थे, मतलब जो भी समितियाँ थी, लाइक अगर देखो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ की जो समितियाँ थी, जो यूनिवर्सिटी वाले थे, जो नगर निगम वाले थे, तो उन सब ने क्या किया, अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उन्होंने अपने इंटरनल चुनाव किए। लेकिन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर मान लीजिए 100 मेंबर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, 100 मेंबर्स ने मिलकर अपना एक चुनाव करके उन्होंने किसी एक मेंबर को भेज दिया, एक मेंबर का जो है नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया। तो पहले उन्होंने क्या किया कि अपने अंदर चुनाव कराया और उस जो व्यक्ति वहाँ से सेलेक्ट हुआ उसको उन्होंने यहाँ पे विधान परिषद या वायसराय के कार्यकारी परिषद में उन्होंने नॉमिनेशन दे दिया, चुना नहीं गया, नॉमिनेशन के लिए उन्होंने भेज दिया। इस तरह से जो है क्या है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ये जो 3 मेन विशेषताएं थी, ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं हैं। उसके बाद क्या है कि 2 और परिषद मतलब जो अधिनियम आए। एक था हमारा 1873 का अधिनियम। ये जो अधिनियम है इसके तहत क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस अधिनियम के तहत बात किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसको जो है डिजॉल्व, मतलब इसको खत्म करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। और इसके तहत 1874 में एक स्पेसिफिक डेट हुई है कि 1 जनवरी 1884 सॉरी 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है खत्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग कर दिया गया और वो कंपनी जो है नहीं रही। उसके बाद जो दूसरा अधिनियम आया था 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। अब इसके तहत क्या किया गया कि जो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी या सामग्री आप बोल सकते हो, तो उनको जो है भारत की भी महारानी घोषित किया गया है। उनको कब किया गया, तो 28 अप्रैल, ये डेट याद रखना है आपको, 28 अप्रैल 1876 को जो है ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, कौन थी, महारानी विक्टोरिया, इन्हें जो है भारत की भी महारानी घोषित या भारत की सामग्री जो है घोषित किया गया। कब किया गया, तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत। और कब किया गया, तो 28 अप्रैल 1876 को। तो आपको अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है आप लिख लीजिए, मैं सामने से देता हूँ। फिर हम बात करेंगे 1909 के जो है अधिनियम के बारे में। अब हम बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को लाने से पहले थोड़ा सा जो बैकग्राउंड में जो पॉलिटिक्स चल रहा था उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1905 में क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन। और 1906 जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अभी जो 2 चीजें हुई थी, सबसे पहली बात कि बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो पूरे देश में जो है लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू किया। और इसमें ये नहीं था कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम जो है आंदोलन कर रहे थे, इससे पूरे देश के लोग, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सब के सब जो है यहाँ पे आंदोलन में शामिल थे। तो इससे जो है अंग्रेजों को लगा कि यार हम इन्हें धर्म के आधार, मतलब हमने एक छोटे से एरिया का, इंडिया का छोटा सा एरिया था बंगाल, लाइक उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब आते थे।
दोनों के हम छोटे से एरिया का हमने सिर्फ विभाजन किया है तो लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं। अगर हमने इंडिया में और कुछ अगर किया तो पता नहीं क्या होगा। और उन्होंने देखा कि यार हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ में मिलकर जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो मतलब इनके बीच में यूनिटी है। तो उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ना शुरू किया। और इसको तोड़ने का काम जो किया उसने किसने किया, 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम। ये कैसे किया मैं आगे बताऊंगा। उसके साथ ही एक चीज़ और हुई थी कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ये जानते हैं कि हमारे देश के लिए ये कितना बड़ा मतलब एक कदम था। ये जो यहाँ से जो बंगाल का विभाजन शुरू हुआ 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुई, और ये जो है 1947 में इंडिया के जो है 2 टुकड़े होने तक ये कंटिन्यू रहा। इंडिया के 2 टुकड़े हुए इस बंगाल विभाजन के कारण, और इस मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण हमारा देश जो है 2 टुकड़ों में, 2 टुकड़े कहें या 3 टुकड़ों में बट गया। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और इंडिया, जो आज पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ हुई थी वहाँ पे ये। तो अब देखते हैं हम इस भारत परिषद अधिनियम को। इस अधिनियम को जो है क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत नाम भी दिया जाता है। और ये मार्ले मिंटो नाम क्यों दिया जाता है, तो एक ही याद रखना है आपको, 2 बार ऐसा आएगा जब एक मार्लो मिंटो और एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जो इसके आगे वाले अधिनियम में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कैसे याद रखना कि कौन जो है वायसराय थे और कौन भारत सचिव थे। तो हमेशा याद रखो, पद में जो है ऊपर कौन थे, भारत सचिव, ठीक है। तो भारत सचिव का नाम पहले आएगा। तो जो मार्लो थे वो क्या थे, भारत सचिव थे, भारत सचिव। और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, ये क्या थे, वायसराय थे। तो ऐसे हमेशा याद रखना है। अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी आता है तो चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत सचिव थे। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मार्ले भारत सचिव थे उस समय और मिंटो जो है वायसराय थे उस समय इंडिया के। उसके बाद जैसे हमने देखा था पिछले वाले 1892 में कि इन्होंने क्या किया था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की थी। तो उन्होंने उस चीज को फिर से यहाँ किया। 1919 में भी उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में फिर से उन्होंने वृद्धि किया। और इस समय जो वृद्धि थी, केंद्र में कितने लोग थे पहले, विधान परिषद में कितने मेंबर थे, 16। इस 16 को बढ़ा के बहुत मतलब 4 गुना लगभग कर दिया। और कितना नंबर किया, 60 लोग अब जो है केंद्रीय विधान परिषद में आ गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे केंद्र में जो है जो ये सारे जो मेंबर थे ये गैर सरकारी थे, और केंद्र में जो है जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही था। ये गैर सरकारी सदस्य 60 हो भी गया, फिर भी उनका जो बहुमत कम था। उस वक्त प्रांतीय विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे जो है गैर सरकारी सदस्यों की जो बहुमत था वो बढ़ गया। मतलब जो यहाँ पे गैर सरकारी सदस्य थे वो ज़्यादा नंबर में होगा, सरकारी सदस्य कम हो गए। और फिर यहाँ पे इनका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग नंबर थे, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। उस वक्त विधान परिषद के सदस्यों को जो हक मिले, अब क्या हक मिला, मतलब इनको जो है पहले हमने देखा था कि जो बजट था उस बजट पे या राजस्व पे जो विधान परिषद के सदस्य थे वो सिर्फ और सिर्फ बहस कर सकते थे, जो हमने देखा था 1892 के अधिनियम में। तो जो विधान परिषद के जो सदस्य थे वो सिर्फ बहस कर सकते थे। अब उन्हें जो है एक हक मिला क्वेश्चन पूछने का, अनुपूरक क्वेश्चन पूछने का, मतलब वो बैक टू बैक क्वेश्चन आस्क कर सकते थे, पूछ सकते थे, जो अधिकार उनको पहले नहीं मिला था। ठीक है, बजट पे संकल्प रखना, अनुपूरक क्वेश्चन पूछना, ये सारी चीजें जो है विधान परिषद के सदस्यों को हक मिले। उसके बाद एक चीज और किया गया कि अभी तक जो है वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें सिर्फ जो है भारतीयों को लाया जा रहा था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, याद रखना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मतलब वायसराय की कार्यपालिका में जो है जो प्रथम भारतीय की नियुक्ति हुई थी उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा जो है एक वकील भी थे, तो इन्हें जो है वायसराय के प्रथम भारतीय बने, किसमें, वायसराय की कार्यपालिका में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने। और इन्हें जो है एज ए लॉ सदस्य, मतलब लॉ मेंबर के रूप में इन्हें जो है वायसराय की कार्यपालिका में शामिल किया गया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 1905 का बंगाल विभाजन और 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग ने जो है अलग पाकिस्तान की डिमांड रखी, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए क्या किया, उन्होंने जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर दी। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी क्या एक्चुअली में, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए एक एरिया, ये एक एरिया है, इस एरिया में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, इस मुस्लिम कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम ही वोट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन करने के बाद वो देश को डिवाइड नहीं कर पाए थे भाषा के आधार पर, लेकिन उन्होंने अब डिवाइड करने का जो काम किया वो इस सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत किया। यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड करना शुरू कर दिया, और इसीलिए जो है लॉर्ड मिंटो को जो है क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपके लिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है लॉर्ड मिंटो को, जो 1909 में भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद उन्होंने एक चीज और किया, पहले तो उन्होंने क्या किया कि धर्म के आधार पर बांटा। अब धर्म के आधार पर बांटने के बाद उन्होंने देखा कि यार अभी भी इनमें थोड़ी सी एकता है, तो उन्होंने लोगों को और बांटना शुरू कर दिया। और बांटना शुरू कर क्या किया, उन्होंने जो है अलग प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर दी। अब इसमें उन्होंने क्या किया, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन थी या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, विश्वविद्यालय थे, ये जो जमींदार थे, उन सब के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व का शुरुआत किया गया। मतलब ये क्या कह रहे थे कि लोगों को आपस में लड़ाए जा रहे थे। सिंपल सा कहे तो इन दोनों को ऐसे समझ लो कि ये लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा था कि आप भाई अब खुद में लड़ो, हमें जो है मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, राज करने से मतलब है बस। और ब्रिटेन उन्होंने इसकी जो शुरुआत कर दी थी 1905 से कर दी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन लेके आ गए और फिर अलग प्रतिनिधित्व लेके आ गए वो। तो ये जो है एक तरह से कहें 1909 जो है असल में जो है इंडिया को डिवाइड करने वाला अधिनियम था। तो इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, आप लिखो, मैं हट जाता हूँ, फिर हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था कि 20 अगस्त 1917 को जो है ब्रिटेन वालों ने एक घोषणा किया था कि उनका उद्देश्य जो है भारत में जो है क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना करना है। मतलब उन्होंने बोला कि अब हम जो है भारत के लोगों को जो है शासन करने की शक्ति दे रहे हैं। लेकिन वह कहना था कि उनका ये मतलब नहीं था कि हम भारत के लोग जो है आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा कि देखो हम तो अच्छे हैं, शासन आपके ऊपर हम ही करेंगे, लेकिन आप अपने एरिया में, मतलब आपका जो देश है उस एरिया में आप जो है खुद शासन करोगे और आपके ऊपर हम शासन करेंगे। तो उन्होंने जो है 20 अगस्त 1917 को जो है इसकी घोषणा की कि भारत में जो है अब वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने वाले हैं। उसको लेके वो आए, एक अधिनियम लेके आए जिसको बोला गया भारत शासन अधिनियम 1919। अब इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम को बोला जाता है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जैसा मैंने आपको बताया कि 1909 वाले में क्या था, मार्ले मिंटो। दूसरा क्या है कि जो माउंटेग्यू थे वो कौन थे, भारत सचिव थे। माउंटेग्यू कौन थे, भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे, वायसराय थे, वायसराय ऑफ इंडिया थे। इसीलिए इसे जो है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये 1919 का समय वही समय है जब 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने जो है निर्दोष भारतीयों के ऊपर जो है गोलियां चलवा दी थी। उसके बाद क्या किया कि प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची को अलग किया गया। जैसे आप अभी देखते होंगे, अभी हमारे जो इंडिया में संविधान है उसमें क्या है कि केंद्रीय सूची अलग है, राज्य सूची अलग है और संवर्धित सूची अलग है। मतलब राज्य सूची में जो क्षेत्र आते हैं मतलब उस पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, केंद्रीय सूची पे केंद्र कानून बना सकता है। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया कि कुछ डिवाइड कर दिया, कुछ बंटवारा कर दिया कि कुछ सेक्टर ऐसे रहेंगे जहाँ पे सिर्फ केंद्र बनाएगी, उस पर नियम बनाएगी, और प्रांतीय सूची के जो सब्जेक्ट है उसमें प्रांत जो है मतलब जो उस समय जो प्रिंसली स्टेट थे और जो इंडिया के अलग अलग प्रांत थे वो जो है उस पर अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज ये था कि जो अंतिम निर्णय जो होगा वो किसका होगा, मान्यता वो वायसराय का होगा। अगर प्रांतीय सूची में कोई बनाया गया वहाँ पे जो है गवर्नर थे, तो क्या किया जाएगा, जो वहाँ पे विधान परिषद है वो गवर्नर के पास लेके जाएगी, और गवर्नर के पास ये अधिकार है कि उसको जो है वो वायसराय के लिए या ब्रिटेन की महारानी के लिए वहाँ के लिए जो है उस चीज़ को जो है उस नियम को उस रूल को जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा बनाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन फिर भी जो है मेन जो कथन लगाम वो किसके पास थी, वायसराय के या ब्रिटिश के पास थी। उसके बाद उन्होंने जो है प्रांतीय विषय थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया, एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। अब इसमें क्या किया गया, हस्तांतरित विषय में जो है गवर्नर, जो प्रांत के जो गवर्नर होते थे उनका जो है शासन होता था, और
इसमें जो है वो अपनी मंत्रियों की सहायता लेकर उस पर कोई जो है रूल बनाते थे। अब इसमें क्या किया गया कि ये जो है जो गवर्नर थे, हस्तांतरित में जो भी विषय थे, गवर्नर थे, वो गवर्नर जो है उत्तरदायी थे किसके, वायसराय के लिए और जो विधान परिषद थी उसके प्रति। तो इसमें उन्होंने ऐसे चीज़ें रखी जिसका कोई मतलब नहीं था, मतलब लाइक उन्होंने शिक्षा रख दिया या कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी जिसके लिए उत्तरदायी तो है लेकिन उसमें वो कुछ मतलब काम की चीज़ें नहीं थी। तो उसमें उन्होंने रखे आरक्षित। ये आरक्षित जो थी ये भी तो गवर्नर ये अपने मंत्रियों को कर देते, लेकिन इसमें जो अगर कुछ हो रहा है, इसमें जो कुछ सब्जेक्ट है, इसमें इसके तहत कुछ रूल ला रहा है, कुछ सब्जेक्ट ला रहा है, इसके लिए वो जो है उसी के उत्तरदायी नहीं होंगे। वो मतलब ना विधान परिषद के, ना वायसराय, ना किसी के वो भी उत्तरदायी नहीं होंगे। इसमें जो उनको फायदा होने वाले जो सब्जेक्ट थे उन्होंने उसको यहाँ पे आरक्षित सब्जेक्ट में रख लिया अपने फायदे के लिए। तो डिवाइड करने का भी कोई ज़्यादा फायदा था नहीं। लेकिन इस डिवाइड से क्या हुआ कि जो हस्तांतरित था और आरक्षित था, तो इससे क्या हुआ कि द्वैध शासन, आपको याद रखना है, जब हमारा आपने देखा था कि BOC थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो क्या था। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था तो इसको बोलते थे द्वैध शासन, और यहाँ पे जब हस्तांतरित और आरक्षित विषय में चेंज कर दिया गया, इसको बोला गया द्वैध शासन। तो ये जो है कहा था कि जब इन्होंने प्रांतीय विषय को 2 सब्जेक्ट में चेंज किया, हस्तांतरित और आरक्षित, तो इससे जो है द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और द्वैध शासन की जो शुरुआत के जो जनक माने जाते हैं उसको किसको माना जाता है, लियोनस कार्टियस को। इसको जनक का नाम क्या है, लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है, तो लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अच्छा, ये जो भारत शासन अधिनियम था 1919, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 1921 से लागू हुआ। ये नहीं कि 1919 से होगा, ये 1921 से लागू किया गया इसको। उसके बाद क्या किया कि जो द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव, अब यहाँ से जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बोला कि हम जो है भारत के लोगों को जो है अधिकार दे रहे हैं कि वो अपना खुद का सरकार बनाए, तो उन्होंने जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव कराने की मंजूरी दे दी गई। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष चुनाव होने वाले थे, इसमें अभी भी जो है महिलाओं को जो है अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, ये जो अधिकार थे, जो लोग अधिकार मिले थे, कहा था कि मात्र 10% ऐसे लोग थे जिन्हें अधिकार मिला था इस चुनाव में वोट डालने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिक्स करके रखा था कि लाइक अगर किसी इंसान की जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो साल का एनुअल इनकम है वो 3000 है, 3000 रुपीज़ है। 3000 उस समय के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो अगर उसका जो पूरा जो इनकम है वो 3000 है साल का, तभी वो वोट दे सकता है, तभी वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, अदरवाइज उसके बाद नहीं दे सकता। ठीक है, तो उस तरह उन्होंने जो है बहुत कम, चुनाव के स्टार्ट तो हो गया लेकिन बहुत कम लोगों को इसका जो है अधिकार मिला। उसके बाद एक चीज़ और क्या है कि जो कार्यकारी परिषद थी, मतलब जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें टोटल जो मेंबर होते थे वो 6 होते थे। अभी तक हमने देखा था कि 1909 वाले अधिनियम में जो है 5 अंग्रेज और 1 जो है हमारे सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो थे लॉ में मौजूद थे, 5+1 था। इन्होंने कहा कि जो कार्यकारी परिषद है इसमें 3 सदस्य भारतीय होंगे, मतलब अब इस 5+1 की जगह कितना होगा, 3+3, 3 गोरे 3 भारतीय। और लेकिन उसमें एक उन्होंने डाल दिया, क्या चीज डाल दिया कि जो कमांडर इन चीफ होगा। आपने देखा होगा कि जब 1776 का जो आया था, तो उस समय जो कमांडर उस समय क्या किया कि वायसराय को जो है कमांडर इन चीफ बनाने की भी परंपरा की शुरुआत की गई। तो अब ये कहेगा कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो इन भारतीयों में से नहीं बनेगा, ये 3 भारतीय होंगे, वो सिर्फ कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे, इन्हें कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति बनने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये जो है एक चीज़ यहाँ पे किया गया था। दूसरी चीज़, जैसा हमने देखा था 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन, तो उन्होंने फिर से यहाँ पे क्या किया और तोड़ा सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन। अब इन्होंने क्या किया कि पहले तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्या था, अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो एंग्लो इंडियन थे, जो यूरोपीय थे, जो सिख थे, जो भारतीय ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, उसके बाद इन सब के लिए भी जो है उन्होंने अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। मतलब पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान में तोड़ा, फिर अलग अलग धर्म को जो है उन्होंने ये देना शुरू कर दिया, उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन देना शुरू कर दिया। तो मतलब पहले तोड़ा फिर उसको और जो है तोड़ते हुए वो चले गए। मतलब लोगों में जो उनका एक ही काम था कि लोग फूट डालो राज करो, इसीलिए हम अभी भी कहते हैं कि फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी।
उसके बाद लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप जानो कि ये कब किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है लोक सेवा आयोग, जिसको हम आगे बोलते हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी। तो इस लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया, कि गठन की जो है मांग रखी गई थी यहाँ पे, और इन्होंने जो है 1926 में इसके तहत जो है 1926 में लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। और इससे पहले एक चीज और याद रखिएगा कि 1833 में 1833 में सिविल सर्विसेज के खुली प्रतियोगिता का जो है ये रखा गया था। मतलब 1833 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें एक प्रावधान रखा गया था कि जो है सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का चुनाव, मतलब खुली प्रतियोगिता होगी जिसमें भारत के लोगों को मौका मिलेगा सिविल सर्विसेज में जाने का। तो उस समय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया, और उस समय ये जो प्रपोजल था वो ठंडे बस्ते में चला गया, वो रद्द हो गया। तो इन्होंने फिर से जो है 1919 में एक लेख आया कि लोकसभा आयोग का गठन करना है, और जिसके तहत 1926 में इन्होंने लोकसभा आयोग का गठन किया। अब यहाँ पे जो आगे के जो प्रावधान थे उसमें क्या था, इन्होंने जो है केंद्रीय बजट था उसको राजकीय बजट से अलग कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो राज्य थे उनका जो है खुद का बजट बनने लगा, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो खुद का बजट बना सकते हैं। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि जो बजट की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में, वो कब से हुई थी, 1860 से हुई थी। 1860 से जो है बजट की शुरुआत हुई थी, और 1919 में जो है केंद्र को और राज्य को जो है अलग अलग बजट बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे जो है जैसे हमने देखा था कि अभी तक हमारा जो रेलवे का बजट है और जो सरकार का बजट है अलग अलग आ रहा था, लेकिन अभी सब बजट एक ही साथ कर दिया गया था। जो रेलवे का बजट और केंद्र का बजट जो अलग अलग आ रहा था वो इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इसी अधिनियम में क्या किया कि केंद्र का बजट अलग, राज्य का बजट अलग और रेलवे का भी बजट अलग। क्योंकि आपको याद होगा तो 1858 से जो है इंडिया में जो है रेलवे की स्टार्ट हो गई थी। 1858 से भारत में रेल की शुरुआत हो गई थी। उसके लिए भी एक जो बजट था उसको भी अलग कर दिया गया 1919 के संविधान में, इस भारत सरकार अधिनियम में। उसके बाद उन्होंने क्या कि भाई हमने इतने सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम में इतनी सारी चीज़ें लेके तो आए, तो इसकी जांच करनी चाहिए कि हाँ मतलब ये जो चीज़ है काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 10 साल बाद 10 साल बाद जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस कार्य की जांच के लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा। और अगर आपको याद होगा तो उस आयोग को जो है बुलाया जाता है साइमन आयोग, साइमन आयोग या साइमन कमीशन, जो भी समझो। साइमन कमीशन जो है 10 साल बाद नहीं बल्कि 8 साल बाद ही 1927 में ही इंडिया आ गया था। तो इसके लिए इन्होंने जो है आयोग का गठन करने का जो मांग रखा था, तो वो साइमन आयोग का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन या साइमन आयोग क्यों बुलाया था, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था साइमन। तो साइमन कमीशन का गठन जो 1927 में कर दिया गया था। उसके बाद जो उन्होंने एक और व्यवस्था आई थी द्विसदनात्मक विधायिका। जैसे आप हमें देखते हो कि केंद्र में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा है। तो ये जो केंद्रीय विधायिका थी इसको बुलाया जाता है लोकसभा। अभी जैसे लोकसभा है, केंद्रीय विधायिका को बोला गया लोकसभा। यहाँ पे जो सदस्य थे वो टोटल 145 थे। और जो राज्य परिषद था, अभी के लिए जो आप समझ लो राज्य मतलब राज्यसभा, अभी का जो राज्यसभा है उसको उस समय राज्य परिषद बोला गया, और अभी का जो लोकसभा है उसको बोला गया केंद्रीय विधायिका। तो यहाँ पे जो केंद्रीय विधायिका में टोटल मेंबर थे वो कितने थे, 145, और राज्य परिषद में टोटल मेंबर थे 7। और इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल कितना था, इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था, 5 इयर्स का, और इनका जो कार्यकाल था वो टोटल 3 ईयर का था। तो ये चीज़ जो है भारत शासन अधिनियम में जो हुआ था। अगर अभी तक के इस तीनों अधिनियम में कौन कौन से, 1892, 1909 एंड 1919, इस तीनों अधिनियम में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हो, तो फिर मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मुझे इसमें 2 चीज़ें और बतानी है, मैं हट जाता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको साइमन कमीशन और एक सांप्रदायिक निर्वाचन 2 मिनट और लगेगा, उसको समझाने में मैं समझा देता हूँ आपको। अब हम बात करते हैं साइमन आयोग और सांप्रदायिक अवार्ड। सबसे पहले हम समझते हैं साइमन आयोग को। तो ये आई थिंक आपने सबने जो है अपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा साइमन कमीशन या साइमन आयोग, जो कब आया था इंडिया में, तो 1927 में आया था। और ये क्यों आया था ये मैंने बता दिया आपको कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी कार्यों की जांच करने के लिए कि वो कितना सही है कितना गलत है, उसके लिए
तो इसका जो गठन किया गया था वो नवंबर 1927 में किया गया था। और इसके जो सभी सदस्य थे, इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। इसके जो सभी सदस्य थे वो क्या थे, वो ब्रिटिश थे। और इसके कारण जो है इसका बहुत ही ज़्यादा जो है विरोध किया गया इंडिया में। अगर आपको याद होगा कि इसी के विरोध करने के चक्कर में जो है हमारे जो लाला लाजपत राय जी थे उनको जो है पुलिस की लाठी पड़ी थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जो है इसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उनको विरोध इस आयोग से नहीं था, उनका जो विरोध था वो क्या था कि जो सभी सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, यहाँ पे भारत के लोग है ही नहीं, तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं भारत के बारे में, तो क्या ये बनाएंगे और क्या चेक करेंगे हाँ क्या सही था क्या गलत था। फिर भी ये जो आयोग आया तो ये इंडिया में जो है अलग अलग नेताओं से, अलग अलग पार्टियों से, क्योंकि उस समय जो है इंडिया में बहुत सारी पार्टी बन गई थी। लाइक आप देखोगे 1906 में मुस्लिम लीग था, 1885 में कांग्रेस आ गई थी, तो ऐसे करके छोटे छोटे पार्टियां भी यहाँ पे बन गई थी इंडिया में। तो इस आयोग ने ट्राई किया कि सारे लोगों से जो है हम बात करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जो है इनके साथ बैठने को, इनके साथ बात करने को रेडी नहीं होती। तो ये आयोग आई इंडिया में, विरोध हुआ इनका, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है क्या किया कि 1930 में अपना जो भी रिपोर्ट था उन्होंने सबमिट कर दिया। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या बात किया था, इस रिपोर्ट में इन्होंने 3 चीजें की थी कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली, उन्होंने क्या किया कि जो द्वैध शासन प्रणाली है इसको जो है खत्म करने की बात की थी। उन्होंने क्या कहता बोला कि इस शासन को जो है खत्म करना है। उसके बाद एक चीज उन्होंने ये बोला था कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो स्थापना की उन्होंने बात की थी। उन्होंने बोला कि जो इंडिया में है हम इंडियंस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जानी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने जो है जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो था उसको कंटिन्यू रखने की बात की। इन सब चीज़ों इनका जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है ब्रिटेन की जो सरकार ने उन्होंने भारत के जो नेता थे उनको जो है गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया। तो आप जानते हैं कि टोटल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो उन्होंने जो है इस रिपोर्ट के बेसिस पे इन गोलमेज सम्मेलन के जो है नेताओं को बुलाया और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन से जो चीज़ें निकल के आई उसको बोलते हैं हम राजनीतिक सुधारों का श्वेत पत्र। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है लाइक इंडिया के लोगों ने बोला कि हाँ हमें इसमें ये चेंजेस करनी होगी, जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था इस रिपोर्ट के बेसिस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट तो दे दिया। लेकिन जब इंडिया के नेता गए गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, तो उन्होंने कहा कि जो हमें भी जो है कुछ सुधार चाहिए। तो इन सब सुधारों को जो है बोला गया राजनीतिक सुधारों का श्वेत पत्र। और इसमें जो सुधार की बात की गई थी वो जो है 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम में जो है इन सुधारों को जो है सम्मिलित किया गया। जब आगे हम देखेंगे कि 1935 में जो है अधिनियम आया था तो उसमें अभी हम देखेंगे क्या क्या सुधार लाए गए, तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भास्ट टॉपिक है तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम। उसके बाद आता है सांप्रदायिक आवट। जब ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो उस समय जो है हमारे जो जैसे कुछ नेता थे, दलितों के भी कुछ नेता थे, जैसे हमारे BR अम्बेडकर जी थे, तो कुछ लोग जो है लंदन भी गए थे। उस समय जो है जो ब्रिटेन के जो PM थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इन्होंने अगस्त 1932 में एक घोषणा की कि दलितों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की उन्होंने घोषणा कर दी। अब अभी तक देखो, अभी तक क्या चला था, जो मुस्लिम थे, जो एंग्लो इंडियन थे, जो यूरोपियन थे, जो सिख थे, तो इन लोगों के लिए जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किया गया था। तो यहाँ पे देखो सबके धर्म अलग अलग हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हिंदू समाज को बांटने के लिए उन्होंने जो है दलितों को भी जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। इससे क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को लगा, और स्पेशली जो महात्मा गांधी थे उन्हें लगा कि यार इन्होंने धर्म के आधार पर तो बांट दिया है, अभी धर्म में भी जाति के आधार पर बांट रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो दलितों के सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। तो उन्होंने बात कर, जो जितने भी नेता थे लाइक जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, जो भी इंडिया के बड़े बड़े नेता थे वो सब साथ बैठे और उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी को बताया। और स्पेशली क्या था कि भीमराव अम्बेडकर जी को भी कहीं ना कहीं पता था कि जो अंग्रेज है ये अपने बाप के भी सगे नहीं है, तो हमारे क्या सगे होंगे, वो जो है सिर्फ हमें बांटने के लिए जो है ये अलग निर्वाचन क्षेत्र लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दलितों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो एक प्रणाली की शुरुआत हुई जिस पे अभी जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, वो क्या था, आरक्षण प्रणाली। आरक्षण प्रणाली कि मतलब जो हिंदुओं के क्षेत्र में, मतलब जो भी जहाँ पे हिंदुओं का जो है निर्वाचन क्षेत्र होगा वहाँ पे जो है दलितों को जो है आरक्षण मिलेगा। और ये जो सारी चीज़ें हुई थी वो पूना में हुई थी, ये सारा जो मीटिंग्स हुआ था ये सारी मीटिंग पूना में हुई थी, इसीलिए जो है इसको पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना समझौता में जो है यहाँ पे जो दलित नेता थे और जो कांग्रेस थे उनके बीच जो है एक संयुक्त हिंदू निर्वाचन तथा दलितों के लिए जो है एक आरक्षण सिस्टम की जो है व्यवस्था
की गई। तो इसके लिए जो है इस सांप्रदायिक अवार्ड जो बोलते हैं वो किसको जाता है, तो रैंडे मैकडोनाल्ड को, जिन्होंने क्या किया, पहले तो धर्म के आधार पर फिर जाति के आधार पर जो है इंडिया को बांटना शुरू कर दिया। तो ताज के शासन में जो है अभी तक इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी कुछ आपको जानना है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हो हमें। मैं उस पर ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, उस पर वीडियो बनाने की। और अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्या, तो 1935 का अधिनियम एंड 1947 का अधिनियम, और इसके साथ ही लोगों समझो तो हमारे जो संविधान का जो निर्माण था उसका जो है प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता था 1950, उसके बाद 1950 तक हमारे संविधान लागू हो जाता है, हमारे देश में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये जो है अंतिम वीडियो होगा इस कड़ी का, फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।